नमस्कार साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत के अंदर हमारा पहला टॉपिक है प्लासी युद्ध। साथियों, जिस प्रकार हमें मालूम रहता है कि यह टॉपिक हमारे बीए बीएड थर्ड ईयर और बीए थर्ड ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। टॉपिक बीए थर्ड ईयर के अंदर सेकंड पेपर, जो फर्स्ट पेपर लगता है, उसके अंदर आधुनिक भारत के अंदर हमारा ये पहला टॉपिक रहता है प्लासी युद्ध। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कंपटीशन एग्जाम की मैं बात करूं तो आधुनिक भारत के अंदर प्लासी युद्ध जो है वो एक निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। यहाँ पर इसकी डेट पूछी जाती है 23 जून 1757। अब यहाँ पर प्लासी युद्ध से पहले हम ये देखते हैं कि बंगाल जो है 1757 से पहले बंगाल के अधीन क्या क्या आता था। तो बंगाल, बिहार व उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो प्रशासक हैं वो बंगाल के अधीन आते थे। अब यहाँ पर मुगल साम्राज्य जो है वो अपने अवनति पर था और यहाँ पर बंगाल का जो नवाब है वो बंगाल की संपन्नता के साथ साथ में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अब यहाँ पर 1740 के अंदर अली वर्दी खां जो है वो बंगाल के शासक बनते हैं और 1756 तक शासन करते हैं। 1756 के अंदर 9 नवंबर 1756 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर इनके कोई उत्तराधिकार में पुत्र नहीं है, इनके सिर्फ 3 पुत्रियां हैं। पहली पुत्री है घसीटी बेगम। अब घसीटी बेगम के भी कोई पुत्र नहीं था। इनकी जो दूसरी पुत्री थी उससे इनको शौकत जंग नाम का एक पुत्र था और तीसरा था सिराजुद्दौला, जो तीसरी पुत्री से, सबसे छोटी पुत्री से उत्पन्न पुत्र था। अब सिराजुद्दौला जो है वो अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी बनता है, उनका नवासा। अब सिराजुद्दौला जब शासक बनता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत उसके लिए कौन खड़ी करते हैं, इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कौन बनते हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदी हैं। अब सिराजुद्दौला जो है वो 1756 के अंदर शासक बन गया है। उस समय उसकी आयु क्या है, महज 20 वर्ष है। 20 वर्ष का नवयुवक जो है वो शासक बन जाता है बंगाल का। अब यहाँ पर इसके प्रमुख जो प्रतिद्वंदी हैं वो कौन है, घसीटी बेगम। अब घसीटी बेगम नहीं चाहती है कि सिराजुद्दौला शासक बने। दूसरा इसका चचेरा भाई कौन, शौकत जंग। इसके अलावा दीवान राजवल्लभ, ये भी जो है वो सिराजुद्दौला को शासक नहीं बनाना चाहते हैं। इसके अलावा मीर जाफर। अब मीर जाफर कौन है, ये सेनापति है अली वर्दी खां का और उसके साथ साथ में अली वर्दी खां का बहनोई है। अब पारिवारिक संबंध तो इसके भी हैं और सेना पर इसका नियंत्रण भी है। तो मीर जाफर भी नहीं चाहता है कि सिराजुद्दौला जो है वो शासक बने। अब घसीटी बेगम जो है वो अपना समर्थन किसको देती है, शौकत को। वो चाहती है कि शौकत जो है वो शासक बने। दीवान राजवल्लभ भी किसको चाह रहा है, शौकत जंग को चाह रहा है। अब मीर जाफर जो है वो खुद महत्वाकांक्षी था, ये चाहता था कि अली वर्दी खां की जगह पर ये खुद शासक बने। अब सिराजुद्दौला जब शासक बना है तो इनका सबसे आंतरिक दुश्मन तो ये हो ही गए, लेकिन जो बाहरी दुश्मन थे वो कौन थे, अंग्रेज। अब अंग्रेजों के प्रति अली वर्दी खां ने सिराजुद्दौला को मरते समय ये कहा था कि इन्होंने जो कर्नाटक में किया उससे सबक लेते हुए इनसे बच के रहना, ये मधुमक्खी के समान है। अंग्रेजों की तुलना अली वर्दी खां ने किसके साथ की है,
तो मधुमक्खियों से इसकी तुलना की है कि ये मधुमक्खी के छत्ते के समान है, जब तक ना छेड़ो तो काटेंगे नहीं, और आपको शहद देंगे, अगर इन्हें छेड़ोगे तो ये डंक मारेंगे। और इन्हें किलेबंदी मत करने देना, कि अगर आप इनको बंगाल में किलेबंदी करने दोगे तो फिर ये आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर ये आपको खा जाएंगे। अब यहां पर इसकी आंतरिक दुर्बलता जो है वो हमें दिखाई दे रही है। अब यहां पर सिराजुद्दौला क्या करता है, सिराजुद्दौला अपनी जो मौसी है घसीटी बेगम, इसकी संपत्ति जब्त कर लेता है और इसे दरबार के, इसके जो महल के अंदर है वो नजरबंद कर देता है। दूसरा, शौकत जंग जो है इसके ऊपर वो बल प्रयोग करता है और ये मान जाता है और इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। जब ये दोनों हट जाते हैं तो दीवान राजवल्लभ और मीर जाफर ये भी सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि इनको मालूम चल गया है कि सिराजुद्दौला जो है वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की ओर बढ़ रहा है। अब यहां पर हमारे लिए आगे स्थिति क्या बनती है कि जो प्लासी का युद्ध है वो अंग्रेजों के साथ इनका क्यों होता है। तो अब हेडिंग डालिए, प्लासी युद्ध के कारण। प्लासी युद्ध के कारण। अब प्लासी के युद्ध के समय दो लोग हैं, एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ कौन है, सिराजुद्दौला। अब इन दोनों के बीच में संघर्ष जो है वो एक ही दिन में शुरू नहीं हुआ है। अब अंग्रेज जो है वो बड़े महत्वाकांक्षी हैं। क्या है, महत्वाकांक्षी हैं। तो पहला कारण क्या बनता है, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। साथियों, हम जानते हैं कि अंग्रेज जो है वो भारत में एक व्यापारी के रूप में आए हैं। किस रूप में आए हैं, व्यापारी के रूप में आते हैं। अब यहां पर भारतीय शासकों की दुर्बलता को देखते हुए यहां पर अंग्रेज जो है वो व्यापार से आगे कहां बढ़ गए हैं, शासन के अंदर आ जाते हैं और शासन सत्ता पर अधिकार करना चाहते हैं। अब यहां पर शासकों के बीच की दुर्बलता का लाभ जो है वो अंग्रेजों ने उठाया है। अब अंग्रेज जानते हैं कि बंगाल जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और अगर यहाँ पर हमारी कब्जा हो जाए तो हमारी स्थिति जो है वो सुदृढ़ हो जाएगी। दूसरी चीज, बंगाल की संपन्नता। दूसरी क्या है, बंगाल की संपन्नता। अब बंगाल जो है वो व्यापारिक दृष्टि से और औद्योगिक दृष्टि से जो है वो एक संपन्न प्रदेश था और यहाँ पर उत्पादन भी जो है वो बहुत अधिक होता था और यहाँ का निर्यात भी जो है वो सबसे उच्च क्वालिटी का होता था। सबसे अधिक निर्यात जो है वो बंगाल के द्वारा ही किया जाता था। तो अंग्रेज भी इस प्रदेश को अपने हाथ से जाना देना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर उनके खिलाफ कोई और खड़ा हो और यहाँ पर बंगाल को प्राप्त करने की लालसा भी इस युद्ध की एक कारण है। बंगाल की संपन्नता और बंगाल को प्राप्त करने का जो इनका जज्बा था उसके कारण भी जो है इनके बीच में युद्ध होना अवश्यंभावी था। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं, जब सिराजुद्दौला शासक बनता है, जब सिराजुद्दौला जो है वो शासक बनता है तो अंग्रेज जो है वो इसे शासक के रूप में सम्मान नहीं देते हैं। ना तो इनके लिए वो कोई भेंट देते हैं, ना तो अंग्रेज सिराजुद्दौला के लिए कोई भेंट प्रस्तुत करते हैं और ना ही इसके दरबार में आकर के इसको सम्मान देते हैं। तो ना ही भेंट दी जाती है और ना ही सम्मान देते हैं, क्योंकि एक शासक के रूप में, अब सिराजुद्दौला कौन है, यहाँ पर एक शासक है और अंग्रेज क्या है, यहाँ पर व्यापारी है। तो इनको व्यापारी के रूप में देखा जा रहा है कि एक व्यापारी अगर शासक को सम्मान नहीं देगा तो इससे शासक की ईगो भी जो है वो हर्ट होगी। इसके बाद में तीसरा पॉइंट ये हो गया कि अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला को सम्मान ना देना। और उसके बाद में चौथा पॉइंट क्या आता है, सिराजुद्दौला का नजरिया। सिराजुद्दौला जो है उसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अलीवर्दी खान जो है वो इसे पहले ही बता देते हैं कि ये मधुमक्खियों जैसे हैं और इन पर कभी भी बिलीव नहीं किया जा सकता। आप अपने आप को इनसे दूर रखो और इनकी स्थिति कभी भी सुदृढ़ नहीं होने दें। अब सिराजुद्दौला के मन में पहले से ही ये बात आ चुकी है और सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेजों को अच्छा भी नहीं समझता है। अब सिराजुद्दौला के मन में पहले से इसके प्रति कुंठा है कि अंग्रेज जो है
इनको अपने राज्य में सुदृढ़ स्थिति नहीं करने देनी। नेक्स्ट 5वां पॉइंट आता है अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी करना। अंग्रेजों द्वारा अपनी बस्तियों की किलेबंदी करना। अपनी बस्तियों की किलेबंदी करना। अब अंग्रेजों ने एक बस्ती बनाई थी, कौन सी? कासिम बाजार। अब इन्होंने कासिम बाजार और जो है इसके आसपास का जो क्षेत्र है इसकी किलेबंदी शुरू कर दी थी। अब सिराजुद्दौला ने जब इनको मना किया तो अंग्रेजों ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि फ्रांसीसी जो है उन्होंने अपनी बस्तियों की किलेबंदी जो है उसको बंद कर दिया था। अंग्रेजों ने इसकी बात को विश्वास नहीं किया, इसलिए इनके बीच में संघर्ष होना अवश्यंभावी हो गया था। अब इसके साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि मुगल शासक फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को दस्तक का अधिकार दिया था। अब ये दस्तक क्या था कि अंग्रेजों को बिना चुंगी के, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसे बिना चुंगी के बंगाल में व्यापार करने की छूट थी। अब अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, इनका दुरुपयोग करना शुरू किया कि सामान के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो लगाते और अपना निजी सामान भी जो है वो बिना चुंगी के भेजना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि बंगाल को, जो बंगाल का राज खजाना है, यहां पर जब चुंगी की चोरी हुई तो बंगाल को इसका नुकसान हुआ। अब शासक के रूप में सिराजुद्दौला ने जब इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने उसके लिए कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। अब यहां पर नवाब को इस बात की चिढ़ हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसकी आज्ञा की अवज्ञा कर रही है। यहां पर अंग्रेजों ने एक काम और भी किया। सिराजुद्दौला का नवाब था, जो दीवान था राजवल्लभ का पुत्र जो है वो बहुत सारा राजकीय धन लेकर के और अंग्रेजों के शरण में चला जाता है। जब सिराजुद्दौला इस धन के साथ में अपने अपराधी की मांग करता है तो अंग्रेज जो है उसे मना कर देते हैं। अब यहाँ पर स्थिति जो है वो बहुत विकराल हो चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से सिराजुद्दौला का, सबसे मैं ये बात कहूं कि अवज्ञा करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर जो राजकीय धन है, राजवल्लभ का जो पुत्र है वो राजकीय धन लेकर के गया है और फिर भी उस राजकीय शत्रु को अंग्रेजों ने अपने पास शरण दी है। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण दोनों के मध्य जो है वो युद्ध की स्थिति बन गई। अब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को दंडित करने का जो काम है उसके अंदर पहल करता है। सबसे पहले कासिम बाजार पर आक्रमण करता है। 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण करता है और कासिम बाजार पर अधिकार कर लेता है। अब यहां पर अंग्रेज जो सेनानायक थे वो भाग खड़े होते हैं। इसके बाद में 15 जून को सिराजुद्दौला 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता में प्रवेश करते हैं और कलकत्ता पर 2 दिनों के अंदर अपना अधिकार कर लेते हैं। 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण करते हैं 50,000 सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला, और 2 दिन के अंदर कलकत्ता पर इनका अधिकार हो जाता है। अब यहां पर 20 जून को एक घटना होती है जिसे बोलते हैं काल कोठरी की घटना। अब काल कोठरी की घटना जो है इसका वर्णन एक अंग्रेज हालवेल करते हैं। अब हालवेल क्या इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक 18 फीट लंबाई और 14 फीट 10 इंच चौड़ी एक कोठरी जिसके अंदर कोई खिड़की या रोशनदान नहीं है, वहां पर 146 अंग्रेज बंदियों को बंद कर दिया जाता है जून की भीषण गर्मी के अंदर, और सभी का तड़प तड़प के यहां पर मृत्यु हो जाती है। मात्र 23 लोग बचते हैं जिसके अंदर हालवेल भी है।
अब इस बात की जो पुष्टि है वो और कोई इतिहासकार नहीं करता है, लेकिन हालवेल की इस घटना को मान करके अंग्रेज जो है वो सिराजुद्दौला के विरुद्ध कार्रवाई करने की घोषणा करते हैं। अब यहाँ पर कलकत्ता काउंसिल और मद्रास काउंसिल जो है वो सिराजुद्दौला के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है, जिसके जो दिसंबर तक बंगाल पहुंच जाती है। अब वाटसन के नेतृत्व में जो है वो सेना भेज दी गई है। अब यहां पर कासिम बाजार, दूसरा कलकत्ता और तीसरा कालकोठरी की घटना, इन तीनों कारणों के कारण अंग्रेजों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है या जो उनका रुतबा है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। अब अंग्रेज अपने अपमान का बदला लेने के लिए वाटसन के नेतृत्व में सेना भेजते हैं। अब वाटसन जो है वो 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। क्या करते हैं? कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। अब यहां पर इनके बीच में जो संघर्ष है वो और तेज हो जाता है। अब यहां पर सिराजुद्दौला जो है उनकी स्थिति दुर्बल होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अंग्रेज जो है वो उन्हें विभिन्न मोर्चों पे पराजित करते हैं। तो ऐसे में सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों के साथ एक संधि करते हैं, जिसे अलीनगर की संधि कहा जाता है। अब यह की जाती है 9 फरवरी 1757 को। अलीनगर कौन सी जगह है? जब सिराजुद्दौला कलकत्ता पर अधिकार करते हैं तो उस समय वो कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर देते हैं? अलीनगर कर देते हैं। कलकत्ता का नाम बदल के क्या कर देते हैं? अलीनगर कर देते हैं। अब अलीनगर की संधि होती है दोनों पक्षों के बीच में, जिसकी डेट पूछी जाती है 9 फरवरी 1757। अब यहां पर सबसे प्रमुख चीज क्या होती है? सबसे पहले तो अंग्रेजों को दस्तक का प्रयोग करने की इजाजत दे दी जाती है। अंग्रेज जो है वो दस्तक का प्रयोग करेंगे। अंग्रेजों को युद्ध हार जाने के रूप में 3 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। 3 लाख रुपए क्या दिया जाएगा? हर्जाना दिया जाएगा। और तीसरी चीज, कोई भी अलग अन्य व्यक्ति, कोई भी अन्य, अब अन्य कौन रहेगा? मराठा या फ्रांसीसी, उस समय जो दोनों फेमस थे। अब कोई भी अन्य शक्ति अगर इन दोनों पर आक्रमण करती है तो ये एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अब सिराजुद्दौला को अपनी स्थिति खराब होने के कारण इन सब बातों को मानना पड़ा है। और उसके अलावा कलकत्ता के किलेबंदी, कलकत्ता की किलेबंदी करने की अंग्रेजों को छूट दी गई है। अब यहां पर अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से सिराजुद्दौला को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब अलीनगर की जो संधि की शर्तें हैं वो सिराजुद्दौला के लिए पालन करना मुश्किल था। तो ऐसे में दोनों के मध्य युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में बड़ा नाटकीय घटनाक्रम घटित हुआ। 23 जून 1757 को दोनों पक्ष जो है वो प्लासी के मैदान में इकट्ठा होते हैं। अब सिराजुद्दौला की सेना जो है, एक तरफ सिराजुद्दौला की सेना है और दूसरी तरफ कौन है? अंग्रेज है। अब यहां पर सिराजुद्दौला की जो सेना है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व में बिना लड़े खड़ा रहता है। अब सिराजुद्दौला देखता है कि मेरे साथ जो है वो पूर्ण रूप से धोखा हो चुका है, मेरा सेनापति जो है वो मेरे युद्ध लड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सिराजुद्दौला अपनी स्थिति को दुर्बल पाकर युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है। अब मीर जाफर का पुत्र मीरन, यह भी पेपर में एक बार आया है, मीरान नहीं मीरन, मीर जाफर का पुत्र मीरन जो है वो सिराजुद्दौला का पीछा करता है और उसकी हत्या कर देता है। इस प्रकार प्लासी का युद्ध जो है
वो अंग्रेज जीत जाते हैं। यहाँ पर सामरिक दृष्टि से अंग्रेजों का यहाँ पर बंगाल पर अधिकार हो गया है और अंग्रेज मीर जाफर के रूप में अपना कठपुतली शासक जो है वो यहाँ पर स्थापित कर देते हैं। तो साथियों, ये था प्लासी युद्ध। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग आधुनिक भारत के अंदर जैसे बक्सर का युद्ध है और उसके अलावा भी बहुत सी और घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर के लिए स्पेशल रूप से मैंने रेडी किया है। आप लोग अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके सुझाव भी निरंतर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।